सुबह का वक्त था। हल्की धूप बाजार की गलियों में फैल रही थी। सब्जी वालों की आवाजें, गाड़ियों का शोर और लोगों की भीड़ के बीच एक कोने में बैठी थीं शारदा देवी, सफेद बाल, झुकी हुई कमर और सामने रखी एक पुरानी सी टोकरी जिसमें पीले पीले आम सजे हुए थे। यही आम उसकी रोजी रोटी थे, यही उसकी जिंदगी। शारदा देवी बड़े प्यार से आवाज लगाती। आम ले लो, ताजे ताजे आम ले लो। तभी एक बाइक जोर से आकर रुकी। खाकी वर्दी में बैठा था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, मूंछों पर ताव, चेहरे पर अकड़ और आंखों में घमंड। उसने बिना पूछे टोकरी से एक आम उठाया और सीधे मुंह में डाल लिया। शारदा देवी थोड़ा सकुचाई और बोली, साहब, आम मीठे हैं, अगर चाहें तो तौल दूं। विक्रम सिंह ने अकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, दे 1 किलो। कांपते हाथों से शारदा देवी ने आम तौले और पॉलिथीन में रखकर उसे दे दिए। विक्रम ने पैकेट लिया, फिर जानबूझकर एक और आम निकाला, चाकू से काटा और सबके सामने खाने लगा। कुछ सेकंड चबाने के बाद उसने मुंह बनाया, जी ये क्या दे दिया, है तूने? एकदम बेस्वाद। एकदम बेस्वाद। शारदा देवी घबरा गई। नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहें तो दूसरा देख लीजिए। लेकिन विक्रम सिंह हंस पड़ा। चुप, तेरे आम का एक दाना भी मीठा नहीं। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? शारदा देवी ने हिम्मत जुटाई, हाथ जोड़कर बोली, साहब, मेहनत से लाई हूं, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। इतना कहना था कि विक्रम सिंह का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई, आम गाड़ियों के नीचे कुचल गए, कुछ नाली में गिर गए। शारदा देवी सन्न रह गई, आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। उसकी मेहनत और उसकी इज्जत दोनों सड़क पर बिखर चुकी थीं। आसपास भीड़ जमा हो गई, लोग फुसफुसाने लगे, तमाशा देखने लगे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। विक्रम सिंह ने मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ धीरे धीरे छुट गई। शारदा देवी अकेली रह गई, बिखरे आमों के बीच। लेकिन उसी वक्त पास के एक घर की बालकनी पर एक नौजवान लड़का सब देख रहा था। उसका नाम था अजय शर्मा। उसका खून खौल रहा था। वह शारदा अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने चुपचाप पूरी कहानी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्डिंग बंद करते हुए उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, ये वीडियो यूं ही बेकार नहीं जाना चाहिए। उसे पता था शारदा अम्मा की एक बेटी देश की सेवा कर रही है। उसने कहीं से उनका नंबर जुगाड़ किया और तुरंत वीडियो भेज दिया। मैसेज के नीचे उसने बस इतना लिखा, कविता दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी मां के साथ क्या हुआ। और यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। हजारों किलोमीटर दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच देश की सीमा पर एक फॉरवर्ड पोस्ट थी। वहां खड़ी थी आर्मी ऑफिसर कविता राठौर, चेहरे पर सख्ती, आंखों में शांति और हाथ में अपनी राइफल। वह अपनी राइफल साफ कर रही थी कि तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप की हल्की सी टोन बजी। कविता ने फोन उठाया। एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने बिना सोचे वीडियो प्ले कर दिया। जैसे जैसे वीडियो चलता गया उसके चेहरे का रंग बदलता गया। भीड़, बाजार और बीच में बैठी उसकी मां शारदा देवी। फिर वो पल आया जब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह उसकी मां की टोकरी उठाकर सड़क पर फेंक देता है। कविता की उंगलियां कांपने लगीं, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह मां जिसने खेतों में काम किया, फल बेचे, अपनी सारी जिंदगी 2 बेटियों को अफसर बनाने में लगा दी, आज वही मां सड़क पर रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। कविता के अंदर का फौजी जाग चुका था। उसका मन किया कि अभी हेलीकॉप्टर लेकर जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने दांत भींच लिए, आंखें गुस्से से लाल हो गईं। लेकिन वह जानती थी यह गुस्सा सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। उसने तुरंत वही वीडियो अपनी छोटी बहन अनन्या राठौर को फॉरवर्ड कर दिया। अनन्या राठौर, जिले की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। वीडियो भेजते ही कविता ने कॉल मिला दी। उस वक्त अनन्या अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग कर रही थी। फोन देखा, दीदी लिखा था। उसने मीटिंग वहीं रोक दी और फोन उठा लिया। हाँ दीदी, सब ठीक है। दूसरी तरफ कविता की आवाज भारी थी। ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है अनन्या, मैंने तुझे वीडियो भेजा है अभी, इसी वक्त देख। अनन्या ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो शुरू होते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह अपनी मां को पहचान गई। वह चेहरा, वह रोती हुई आंखें और फिर विक्रम सिंह की बेरहमी।
अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह सिर्फ बेटी नहीं थी, वह डीएम थी। कांपती आवाज में बोली, दीदी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कविता गुस्से में बोली, मैं छुट्टी ले रही हूं, मैं खुद आऊंगी, उस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अनन्या ने शांत और ठोस आवाज में कहा, नहीं दीदी, आपकी जरूरत सरहद पर है, ये जिला मेरा है, ये लड़ाई मैं लड़ूंगी और कानून के तरीके से लड़ूंगी। कविता कुछ सेकंड चुप रही। वह अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई थी। ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। अनन्या बोली, चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है। फोन कट गया। अनन्या ने मीटिंग में बैठे अफसरों से कहा, मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। उस दिन वह सरकारी गाड़ी में नहीं बैठी, उसने एक प्राइवेट गाड़ी ली। हर रास्ते में उसने अपने डीएम वाले कपड़े उतार दिए और एक साधारण सा लाल रंग का सलवार सूट पहन लिया। वह डीएम बनकर नहीं, एक बेटी बनकर मां के पास जाना चाहती थी। जब वह घर पहुंची तो शारदा देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा बुझा हुआ। अचानक बेटी को देखकर वह घबरा गई। अनन्या, तू यहां? सब ठीक तो है ना? अनन्या कुछ नहीं बोली। वह बस आगे बढ़ी और अपनी मां को जोर से गले लगा लिया। मां की गोद में सिर रखकर वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। शारदा देवी सिसक पड़ी। तूने बताया क्यों नहीं बेटी? मां बोली। क्या बताती? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को परेशानी हो। वो पुलिस वाला है, छोड़ उसकी बात। आज तू आई है, मैं बहुत खुश हूं। अनन्या ने मां के आंसू पोंछे और उनका हाथ थाम लिया। अब आप अकेली नहीं है मां, आपकी बेटी इस जिले की डीएम है। जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शारदा देवी अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देख रही थी। उस रात अनन्या सोई नहीं। वह जानती थी, अगर वह सीधे डीएम बनकर थाने गई तो सब डर जाएंगे और सच कभी बाहर नहीं आएगा। उसे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने पीला सलवार सूट पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम राहुल मेहता को फोन किया। राहुल, एक काम है और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। जी मैडम, मैं अभी सिविल ड्रेस में कोतवाली थाने एक शिकायत दर्ज कराने जा रही हूं। तुम ठीक 2 घंटे बाद एसपी, डीएसपी और बाकी सीनियर अफसरों के साथ थाने पहुंचना। मेरे इशारे से पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा। राहुल बोला, समझ गया मैडम। फोन कट गया और उधर खेल शुरू हो चुका था। एक आम लड़की की तरह अनन्या ने ऑटो पकड़ा, दुपट्टा चेहरे पर और आंखों में एक आम नागरिक का डर। कोतवाली थाना बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँघ रहा था और सामने चाय की चुस्की लेते हुए हंस रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसएचओ प्रदीप वर्मा। अनन्या धीरे धीरे उनकी टेबल के पास पहुंची। जी, मुझे एक शिकायत लिखवानी है। और यहीं से वो सीन शुरू होने वाला था जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला देनी थी। कोतवाली थाना, पुरानी दीवारें, पंखे की घर घर आवाज और कुर्सी पर पसरा हुआ घमंड। अनन्या राठौर दुपट्टा चेहरे पर डाले धीरे धीरे टेबल के सामने खड़ी थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और एसएचओ प्रदीप वर्मा चाय पीते हुए ठहाके लगा रहे थे। अनन्या ने हिम्मत जुटाई। सर, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। प्रदीप वर्मा ने ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? किसने परेशान किया? अनन्या ने जानबूझकर धीमी और डरी हुई आवाज में कहा, कल बाजार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने। इतना सुनते ही विक्रम सिंह चौकन्ना हो गया। क्या बोली? इंस्पेक्टर? वह कुर्सी से आगे झुका। नाम क्या है तेरा और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? अनन्या ने आंखें झुकाकर कहा, आप ही थे। आपने मेरी मां की आम की टोकरी सड़क पर फेंक दी थी। पूरा थाना एक पल को शांत हो गया और अगले ही पल विक्रम और प्रदीप जोर जोर से हंस पड़े। ओ, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? विक्रम सिंह ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लात पड़ेगी ही ना। चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। अनन्या ने थोड़ा साहस दिखाया। लेकिन सर, ये कानून के खिलाफ है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। प्रदीप वर्मा भड़क गया। ज्यादा कानून सिखाएगी? सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। निकल यहां से। अनन्या वहीं खड़ी रही। मैं शिकायत लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। हवा गर्म होने लगी। तभी थाने के बाहर भागते कदमों की आवाज आई। एक हवलदार हांफता हुआ अंदर घुसा। सर, सर, गंगा गंगा प्रसाद यादव जी थाने आ रहे हैं। नाम सुनते ही विक्रम और प्रदीप के चेहरे उड़ गए।
एक सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से उतरा सफेद कुर्ता पायजामा पहने महेंद्र प्रताप, शहर का सबसे बड़ा दबंग नेता। अंदर आते ही हंसते हुए बोला, क्या हाल है चौधरी? सब ठीक चल रहा है ना? कोई नया मुर्गा फंसाया? विक्रम और प्रदीप हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। सब आपकी कृपा है साहब। लेकिन तभी महेंद्र प्रताप की नजर कोने में खड़ी पीले सलवार सूट वाली लड़की पर पड़ी। उसकी हंसी 1 सेकंड में गायब हो गई। माथे पर पसीना, आंखें फैल गईं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अगले ही पल उसने हाथ जोड़ लिए। नमस्ते मैडम। पूरा थाना सन्न। विक्रम सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या कर रहे हैं नेताजी? गंगा प्रसाद की आवाज कांप रही थी। मैडम, आप यहां? मुझे फोन कर देती, मैं खुद हाजिर हो जाता। प्रदीप वर्मा धीरे से विक्रम के कान में बोला, ये कौन है जिसके सामने गंगा प्रसाद हाथ जोड़ रहा है? विक्रम का गला सूख गया। तभी थाने के बाहर एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां रुकीं। डीएसपी, एसपी, आईएएस, आईपीएस अफसर सब तेजी से अंदर आए और आकर सीधे अनन्या राठौर के पीछे लाइन में खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। थाने में सिर्फ पंखे की आवाज बची थी। डीएसपी आगे बढ़ा और गरज कर बोला, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, सीधे खड़े हो जाओ। तुम जिला अधिकारी डीएम अनन्या राठौर के सामने खड़े हो। डीएम, ये शब्द बम की तरह फटा। विक्रम और प्रदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को वे अभी अभी आम वाली की बेटी कहकर भगा रहे थे, वही जिले की मालिक थी। अनन्या ने दुपट्टा हटाया। अब उसकी आंखों में डर नहीं था। अब वहां एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खड़ी थी। ठंडी कड़क आवाज में बोली, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, एसएचओ प्रदीप वर्मा, यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। एसपी ने इशारा किया। दोनों की बेल्ट और टोपी उतर गई। कल तक शेर, आज भीगी बिल्ली। गंगा प्रसाद ने हिम्मत करके कहा, मैडम, गलती हो जाती है, नादान है। अनन्या ने ऐसी नजरों से देखा कि वह कांप गया। ये नादान नहीं है, ये वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और अगर आपने इस मामले में दखल दिया तो जांच की आंच आप तक भी पहुंचेगी। गंगा प्रसाद चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। अगली सुबह पूरा शहर एक ही बात कर रहा था, डीएम बेटी ने मां का बदला ले लिया। लोगों को लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म हो गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सस्पेंड, एसएचओ प्रदीप वर्मा लाइन हाजिर, नेता गंगा प्रसाद चुप। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अनन्या राठौर जानती थी कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। उस रात अनन्या खाना खा ही रही थी कि उसके पर्सनल मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई, फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज, डीएम साहिबा, शहर में रहकर ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। अनन्या सीधी बैठ गई। कौन बोल रहा है? आवाज आई। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। फोन कट गया। अनन्या की आंखें सख्त हो गईं। उसे समझ आ गया था, गंगा प्रसाद इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब खतरा सिर्फ उसकी इज्जत को नहीं, बल्कि उसकी मां की जान को भी था। उसने तुरंत एसपी को फोन लगाया। मेरी मां के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिस वालों को तैनात कर दीजिए, शांत तरीके से। मां को डरना नहीं चाहिए। अगले कुछ दिन सब शांत रहा। न कोई फोन, न कोई धमकी। अनन्या को लगा शायद चेतावनी काम कर गई, लेकिन असल में गंगा प्रसाद सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी में था। एक सुबह शारदा देवी हमेशा की तरह बाजार में अपनी आम की टोकरी लगाकर बैठी ही थीं कि अचानक 3 पुलिस गाड़ियां तेजी से आकर रुकीं। लोग घबरा गए। एक नया इंस्पेक्टर उतरा जिसे अनन्या पहचानती नहीं थी। उसने सख्त आवाज में कहा, हमें सूचना मिली है कि इन आमों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। शारदा देवी घबरा गईं। नहीं साहब, मैं तो गरीब औरत हूं, तलाशी लो। इंस्पेक्टर चिल्लाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने आमों के नीचे से भूरे रंग का पैकेट निकाला। सर, मिल गया। बाजार में हड़कंप मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, देखो, डीएम की मां नशा बेचती है। शारदा देवी की दुनिया उजड़ गई। वह रोती हुई बोली, साहब, ये मेरा नहीं है। किसी ने मुझे फंसाया है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्हें जबरदस्ती पुलिस जीप में बैठा लिया गया।
कुछ ही घंटों में न्यूज चैनलों पर लाल पट्टी चलने लगी। ब्रेकिंग न्यूज, डीएम अनन्या राठौर की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। ये था गंगा प्रसाद का मास्टर स्ट्रोक। उसने अनन्या पर सीधे हमला नहीं किया, उसने हमला किया उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी मां पर। अनन्या के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगीं। मीडिया, मंत्री, सीनियर अफसर सब जवाब मांग रहे थे। तभी आर्मी में तैनात उसकी बड़ी बहन कविता राठौर का फोन आया। ये क्या हो रहा है? मैं अभी आ रही हूं। गंगा प्रसाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अनन्या ने गहरी सांस ली। नहीं दीदी, अगर हम भी गैर कानूनी करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रहेगा? ये लड़ाई कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी। अनन्या ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया हॉल खचाखच भरा था। कैमरों की फ्लैश उसकी आंखों में चुभ रही थीं। उसने माइक पकड़ा। मैं जानती हूं आप सबके मन में सवाल हैं। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह डीएम की मां ही क्यों ना हो। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं। एसपी साहब एक स्पेशल टीम बनाएंगे और निष्पक्ष जांच होगी। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। पूरा मीडिया सन्न रह गया। गंगा प्रसाद को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था अनन्या कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन वह तो और भी मजबूत निकली। लेकिन अनन्या सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठी। उसने अजय शर्मा को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। अजय, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उस दिन मां की टोकरी के आसपास कौन कौन आया था, हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। अजय तुरंत लग गया। बाजार, दुकानदार, सीसीटीवी कैमरे। 2 दिन की मेहनत के बाद एक फुटेज मिला। वीडियो में एक आदमी शारदा देवी की टोकरी के पास कुछ रखते हुए दिखा। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वह आदमी अक्सर सस्पेंड इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के साथ देखा गया था। सच सामने आने लगा था। अब बारी थी जाल बिछाने की। अनन्या राठौर अब शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में हर चाल का हिसाब चल रहा था। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो सीधे सत्ता से टकराए या फिर उन्हीं के घमंड को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दे। उसने दूसरा रास्ता चुना। अनन्या ने एसपी के साथ एक गोपनीय मीटिंग की। हम सीधा हमला नहीं करेंगे, हम उन्हें खुद गलती करने देंगे। फैसला हुआ, एक झूठी खबर फैलाई जाएगी। खबर ये कि सीसीटीवी फुटेज में नशीला पदार्थ रखने वाले आदमी का चेहरा साफ दिख गया है और पुलिस जल्द गिरफ्तारी करने वाली है। ये खबर जानबूझकर कुछ चुने हुए पत्रकारों तक पहुंचाई गई। खबर सुनते ही गंगा प्रसाद के खेमे में हड़कंप मच गया। उसने तुरंत सस्पेंड इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को फोन किया। वो आदमी, वो पकड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर वो बोला तो हम सब डूब जाएंगे। विक्रम घबरा गया। उसने तुरंत प्रदीप वर्मा को फोन किया। आज रात काम खत्म करना है। गंगा प्रसाद को नहीं पता था कि उसका हर फोन कॉल पहले से पुलिस सर्विलांस पर था। रात के अंधेरे में विक्रम सिंह और प्रदीप वर्मा उस आदमी को लेकर शहर से बाहर एक सुनसान जगह पहुंचे। उनका प्लान साफ था, गवाह को खत्म कर देना। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, चारों तरफ पुलिस गाड़ियों की लाइट जल उठी। हाथ ऊपर, एसपी की आवाज गूंजी। अनन्या खुद मौके पर मौजूद थी। विक्रम और प्रदीप हक्के बक्के रह गए। भागने का कोई रास्ता नहीं था। थाने में कई घंटों की पूछताछ के बाद विक्रम सिंह टूट गया। उसने सब उगल दिया। गंगा प्रसाद के कहने पर हमने शारदा देवी को फंसाया। नशीला पदार्थ हमारे आदमी ने टोकरी में रखा था। फोन रिकॉर्डिंग सब कुछ साबित कर देगी। प्रदीप वर्मा ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब सत्ता की सबसे ऊंची दीवार में दरार पड़ चुकी थी। अगली सुबह गंगा प्रसाद अपने घर में बैठा चाय पी रहा था। उसे लग रहा था कि सब संभल गया है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने अनन्या राठौर, एसपी और भारी पुलिस फोर्स। महेंद्र के हाथ से चाय का कप गिर गया। मैडम, ये क्या हो रहा है? अनन्या की आंखों में इस्पात जैसी ठंडक थी। खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके मोहरे सब पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। महेंद्र चिल्लाया। आपके पास कोई सबूत नहीं है। एसपी आगे बढ़ा और उसके हाथ में अरेस्ट वारंट थमा दिया। फोन रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान सब मौजूद है। गंगा प्रसाद का राजनीतिक साम्राज्य उसी पल ढह गया। हथकड़ियां लगीं, पुलिस जीप चली। उसी शाम शारदा देवी को पूरी इज्जत के साथ बरी कर दिया गया। जब वे जेल से बाहर निकलीं तो सामने अनन्या खड़ी थी। मां बेटी एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ीं। सालों का दर्द उन आंसुओं में बह गया।
अनन्या ने धीरे से कहा, अब आपको आम बेचने की जरूरत नहीं है माँ। अगली सुबह अनन्या अपनी माँ को सरकारी गाड़ी में बैठाकर अपनी पोस्टिंग वाली जगह ले गई। अब वे साथ रहने लगीं। जब भी आर्मी से छुट्टी मिलती, कविता राठौर भी आ जाती। 3 महिलाएं, 3 ताकतें, एक घर। यह कहानी सिर्फ एक इंस्पेक्टर की बदतमीजी की नहीं है। यह कहानी है एक मां की इज्जत की, एक बेटी के फर्ज की और कानून की ताकत की। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या संस्था से इसका कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और वीडियो लाइक ना भी करो तो चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब बटन में अपना अंगूठा मारो। बस चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज। धन्यवाद।